नमस्कार, स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग भाग 5 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पढ़े। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद हम संघ की कार्यपालिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऐसे ही क्रमागत चीज़ें पूर्णता की ओर बढ़ती रहेंगी, सिलेबस की पूर्णता की ओर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं जो कि एक समझ विकसित करने के लिए और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, मंत्रिमंडल क्या है, शैडो कैबिनेट क्या होता है, मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर क्या विवाद है, इसके पक्ष में क्या एक चर्चा होती है, विपक्ष में क्या चर्चा होती है, उसको देखेंगे। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मंत्रियों का समूह होता है, लेकिन मंत्रिमंडल क्या होता है, उसी मंत्रिमंडल में से जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका समूह होता है। मंत्रिमंडल जो होता है कैबिनेट, ठीक, वो आकार में तो छोटा होता है, लेकिन मंत्री परिषद से काफ़ी प्रभावशाली होता है। हमारे मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, लेकिन मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं मिलता है। हम 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को अनुच्छेद 352 में स्थापित किया गया। ये घटना उस समय की है जब हम लोग आपातकाल के बारे में जब उपबंध पढ़ रहे थे, तो उसमें हम इन सब चीज़ों को विस्तृत पढ़े हैं। लेकिन आज चूँकि ये विषय आ रहा है तो उस पर थोड़ा समझते हैं। जैसे ये था कि आंतरिक विद्रोह के आधार पर उसमें आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, और उसमें ये दिया गया कि जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद होगी उसकी मौखिक सिफारिश पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो उसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 को अगर किसी देश, पूरे देश में या देश के किसी एक कोने में इसको अगर लागू करना है तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होगी। उस तभी से ये मंत्रिमंडल शब्द अनुच्छेद 352 में स्थापित किया गया। आइए हम क्रमवार इन सब चीज़ों को देखेंगे। उस पर एक आपका व्याख्यायित रूप, और आइए समझते हैं। समग्र चर्चा देखिए। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। ठीक, निर्णय लेने वाली संस्था देश में कौन सी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब संपूर्ण मंत्रियों को क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद। इसी संस्था के सलाह और सहायता से राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री संबंधित विभाग के, अपने संबंधित विभाग के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। एक व्यक्ति के लिए मंत्रिमंडल स्तर पर मंत्री के रूप में विभिन्न जटिल और तकनीकी विस्तृत कार्य करने की अपेक्षा रहती है, जो अकेले कर पाना व्यवहारिक नहीं है। अतः उसकी सहायता हेतु राज्य मंत्री और उप मंत्रियों की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मंत्री का कार्य इतना विस्तृत होता है कि अकेले उसको कर पाना व्यवहारिक स्तर पर मुमकिन नहीं होता है। तो इसको सही तरीके से और एक समयावधि में पूर्ण करने हेतु कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता हेतु राज्य मंत्री और उप मंत्री की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री अगर दो तरीके के होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो अपने विभाग का सर्वोच्च होता है, अर्थात उसके ऊपर कोई मंत्री नहीं होता है। तो जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं वो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, और उनसे ऊपर कोई सर्वोच्च नहीं होता है। देखिए, राज्य मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री यदि स्वतंत्र प्रभार का हो, राज्य मंत्री दो टाइप, एक राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का हो तो तकनीकी रूप से वो कैबिनेट मंत्री जैसा ही स्वरूप रखता है, अर्थात उसके ऊपर उस विभाग या मंत्रालय में कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं होती है। प्रश्न ये भी पूछता है
कि कैबिनेट मंत्री जैसा स्वरूप रखने वाला कौन सा मंत्री का स्वरूप होता है। तो जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं उनका स्वरूप तकनीकी रूप से कैबिनेट मंत्री के स्वरूप जैसा होता है, क्योंकि उनके ऊपर उस विभाग में या उस मंत्रालय में कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं होती है। अब आगे देखिए, अब उप प्रधानमंत्री के बारे में, उप प्रधानमंत्री के बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है। उप प्रधानमंत्री का कोई हमारे संविधान में संवैधानिक उल्लेख नहीं है कि भारत में उप प्रधानमंत्री का पद होगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तक अभी तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं, उनको देखा गया है। ठीक, अब उप प्रधानमंत्री की संकल्पना से क्या अभिप्राय हो सकता है? उप प्रधानमंत्री की संकल्पना से ये अभिप्राय हो सकता है कि नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा, अगला जो हमारा प्रमुख होगा उस पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का, वो कौन होगा। मतलब प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति कौन स्थापित है उस पार्टी में, इस संकल्पना को मजबूत आधार देने के लिए कि ताकि आगे कोई विवाद न हो, निर्विवाद रूप से वो उप प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने, ऐसा उनको स्थापित किया गया है। लेकिन हमारे अभी देखिए, भारतीय संविधान में हालांकि उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, भारतीय संविधान में हालांकि उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, लेकिन अब तक 7 उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक देखे गए हैं। ये परंपरागत संकल्पना वस्तुतः यह सिद्ध करती है कि सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर कौन स्थापित है। ठीक, उप प्रधानमंत्री संवैधानिक संरक्षण की दृष्टि से एक या अधिक विभागों का कैबिनेट मंत्रालय भी धारण करता है। आमतौर पर यह गृह मंत्रालय होता है। आप देखे होंगे कि अभी जब एनडीए की दूसरी सरकार बन रही थी आपकी 2019 में, तो उस समय विशेष चर्चा का विषय था कि गृह मंत्रालय किसको मिल रहा है, रक्षा मंत्रालय किसको मिल रहा है। गृह मंत्रालय मतलब कैबिनेट का प्रथम पद ऊपर, वैसे तो कोई इसका संवैधानिक स्वरूप नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा वस्तुतः माना जाता है कि जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्री जो होता है, कैबिनेट गृह मंत्री, वो प्रधानमंत्री के बाद अपना स्थान रखता है। तो वही बात ये कह रहा है कि जो उप प्रधानमंत्री होते हैं संवैधानिक संरक्षण की दृष्टि से एक या अधिक विभागों का कैबिनेट मंत्रालय भी धारण करता है। आमतौर पर यह गृह मंत्रालय होता है। कैबिनेट बैठकों में कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त 2 तरह के राज्य मंत्रियों की विशेष निमंत्रण पर बैठक में शामिल किया जाता है। इसमें उप मंत्री शामिल नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं मंत्रिमंडल का उल्लेख क्या है और मंत्रिमंडल होता क्या है। देखिए, मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान में प्रारंभ से हो रहा है। मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में विशेष शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। 352 अनुच्छेद 352 में ये कहा गया कि जब आपातकाल लगाना होगा तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगाएगा। वही बात कह रहा है। अब देखिए, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्रियों का छोटा परंतु अत्यंत प्रभावशाली समूह है। मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्रियों का, कैसे मंत्रियों का? कैबिनेट मंत्रियों का छोटा परंतु अत्यंत प्रभावशाली समूह है। मंत्रिमंडल के समस्त फैसलों को व्यवहारिक और सैद्धांतिक तौर पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों के तौर पर देखा जाता है और प्रायः राष्ट्रपति तक जो अनुशंसाएं पहुंचती हैं वो मंत्रिमंडल द्वारा ही प्रस्तावित होती हैं। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। समग्र चर्चा में बात करेंगे। भारत में कैबिनेट मंत्रिपरिषद देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसी संस्था की सलाह और सहायता से राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख तथा कैबिनेट मंत्री संबंधित मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। एक व्यक्ति के लिए मंत्रिमंडल स्तर पर मंत्री के रूप में विभिन्न जटिल और तकनीकी विस्तृत कार्य करने की अपेक्षा रहती है जो अकेले कर पाना व्यवहारिक नहीं है। अतः कैबिनेट मंत्री की सहायता हेतु राज्य मंत्री और उप मंत्रियों की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री यदि स्वतंत्र प्रभार के हैं तो तकनीकी रूप से वो कैबिनेट मंत्री जैसा ही स्वरूप रखता है, अर्थात उसके ऊपर उस विभाग या मंत्रालय का कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं होती है। भारतीय संविधान में हालांकि उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है,
लेकिन अब तक 7, अब तक कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? 7 उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से लाल कृष्ण आडवाणी तक देखे गए हैं। ये परंपरागत संकल्पना वस्तुतः यह सिद्ध करती है कि सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर कौन स्थापित है। उप प्रधानमंत्री संवैधानिक संरक्षण की दृष्टि से एक या अधिक विभागों का कैबिनेट मंत्रालय भी धारण करता है। आमतौर पर यह गृह मंत्रालय होता है। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त 2 तरह के राज्य मंत्रियों को विशेष निमंत्रण पर बैठक में शामिल किया जाता है। उप मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। उल्लेख, जो मंत्रिपरिषद का उल्लेख है संविधान में प्रारंभ से रहा है। मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में विशेष शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्रियों का छोटा परंतु अत्यंत प्रभावशाली समूह है। मंत्रिमंडल के समस्त फैसलों को व्यवहारिक और सैद्धांतिक तौर पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों के तौर पर देखा जाता है और प्रायः राष्ट्रपति तक जो अनुशंसाएं पहुंचती हैं वो मंत्रिमंडल द्वारा ही प्रस्तावित होती है। आइए इसके बाद देखते हैं। आइए मंत्रिपरिषद के आकार संबंधी विवाद को देखते हैं। तो ये मंत्री परिषद के आकार संबंधी विवाद क्या है, कैसे है, इस पर कब इसके मंत्रिपरिषद के आकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सीमित किया गया, दिल्ली के संदर्भ में क्या प्रावधान है, अन्य राज्यों या केंद्र के बारे में क्या प्रावधान है। देखिए 90 के दशक में जब सरकारों का जो स्वरूप था वो गठबंधन की सरकारों का स्वरूप था, उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी। इसका एक मूल कारण ये देखा जाता है कि गठबंधन की सरकार में जितने पार्टियों का सहयोग रहेगा या जितनी पार्टियां मिलकर गठबंधन के सरकार को एक सत्ताधारी दल का स्वरूप देंगी तो सत्ताधारी दल जो होगा उसका ये दायित्व तो बन जाता है, जो मेन उसमें गठबंधन की पार्टियों में जो शीर्ष लीड कर रहा होता है उसका ये दायित्व तो बन जाता है कि सभी गठबंधन में जो सम्मिलित पार्टियां हैं उसको संतुष्ट किया जाए। तो उन सबको संतुष्ट करने के लिए एक मंत्री का पद देना अनिवार्य हो जाता है। यह सामान्यतः और व्यवहारिक रूप से आप इसे भारतीय संदर्भ में देख सकते हैं। तो ये बार बार मांग उठने लगी कि भारतीय संविधान में इस स्वरूप को कैसे कम किया जाए, मंत्रियों के आकार को कैसे कम किया जाए ताकि सुशासन, गुड गवर्नेंस और जो एक शासन की परंपरा चलती है कि कम शासन और ज़्यादा उसका अनुपालन या कम शासन व्यवस्था को ध्यानगत रखते हुए उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे व्यवस्थाओं में उसका प्रयोग हो सकता है, हमारी व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसको ध्यानगत रखते हुए 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसमें कुछ प्रावधान किए गए। उसमें प्रावधान ये किया गया कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल चाहे राज्य का विधानमंडल होगा उसमें जो निम्न सदन होगा उसकी सदस्य संख्या के 15%, जिसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद सम्मिलित होगा, उससे बड़ा मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा। दिल्ली के संदर्भ में अनुच्छेद 239 ए को ध्यानगत रखते हुए ये हुआ कि दिल्ली के संदर्भ में जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो उसकी सदन की संख्या का 10% से ज़्यादा नहीं होगा। आइए इसको विस्तृत रूप में देखते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार संबंधी विवाद। भारत जैसे विस्तृत और विविधतापूर्ण देश में कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर के रूप में मंत्रिपरिषद का आकार एक सतत समीक्षा का विषय रहा है। भारत कैसा देश है? विस्तृत है और विविधतापूर्ण है। तो जो कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर के रूप में मंत्रिपरिषद का आकार समीक्षा का विषय रहा है। समय की मांग को देखते हुए 2003 में, वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर निम्न सदन के कुल सदस्य संख्या का 15% आकार को मंत्रिपरिषद की ऊपरी सीमा तय किया गया। यहाँ निम्न सदन से तात्पर्य क्या है? निम्न सदन केंद्र में, लोकसभा और राज्यों में
विधानसभा। उच्च सदन की क्या है भाई? केंद्र में राज्यसभा और राज्यों में जहां कहीं विधान परिषद हो। ठीक, तो यहां निम्न सदन से हमारा तात्पर्य क्या है? केंद्र की बात करेंगे तो लोकसभा और ये विधानसभा। ठीक, कितनी तय की गई है? मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित कितना? 15%। और केंद्र में प्रधानमंत्री सहित 15%। ठीक, आकार को सम्मिलित किया गया है। दिल्ली के संदर्भ में अनुच्छेद 239 ए के तहत निम्न सदन के 10% संख्या से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पैक्ड क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद की सामूहिकता का क्या अर्थ है? मंत्रिपरिषद की सामूहिकता का अर्थ ये है कि कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला भी मंत्रिपरिषद का ही फैसला होगा और सभी मंत्री जो होंगे उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। अगर कोई मंत्री उस फैसले से असंतुष्ट है तो उसे ये चाहिए कि वो कैबिनेट से इस्तीफा दे दें। ठीक, इस विषय में एक आपको उदाहरण देखने को मिलता है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड संहिता के में से संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने उस समय अपने कैबिनेट में मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मंत्रिपरिषद की सामूहिकता का अर्थ है कि कैबिनेट के फैसले सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन होते हैं भाई? मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने होते हैं। जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर उन्हें पद से हटा सकता है। अगला दो प्रमुख शब्दावलियाँ किचन कैबिनेट, शैडो कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट से आशय ऐसी गैर संवैधानिक संस्था, हमारी कोई संस्था नहीं है इस नाम की, ये गैर संवैधानिक संस्था जो अलग अलग प्रधानमंत्रियों की कार्यप्रणाली, की कार्यप्रणाली और व्यक्तियों के आधार पर कभी बहुमत महत्वपूर्ण तो कभी अनुपस्थित दिखाई देती है। देखिए, जो किचन कैबिनेट की संकल्पना है वो प्रधानमंत्री और उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। यह गैर संवैधानिक संस्था है। हमारे संविधान में किचन कैबिनेट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आप बार बार ये शब्द चर्चा में सुन रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे इस शब्द को लिया गया है। प्रधानमंत्री कौन है उस पर निर्भर करता है कि किचन कैबिनेट महत्वपूर्ण होगा या अनुपस्थित होगा। ये कई बार देखा गया है कि कभी कभी किचन कैबिनेट महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और कभी कभी किचन कैबिनेट अनुपस्थित रहता है। इसमें प्रधानमंत्री क्या करते हैं भाई? अब किचन कैबिनेट में अपने कुछ बेहद विश्वस्त कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ मंत्रिपरिषद के बाहर के अपने सहयोगियों से महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श करते हैं और उसे कैबिनेट के बैठकों में रखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री अपने विश्वस्तों के साथ, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या कैबिनेट से बाहर हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उससे महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह मशवरा लेते हैं और उसको कैबिनेट की बैठकों में रखते हैं। अब देखिए शैडो कैबिनेट क्या होता है। शैडो कैबिनेट देखिए, ये ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का एक स्वरूप है। वहाँ पे जैसे ही नए कैबिनेट का गठन होता है, विपक्ष भी एक कैबिनेट का गठन कर लेता है। उसमें ये होता है कि प्रधानमंत्री के समकक्ष
जो विपक्ष का नेता होता है वो बन जाता है, और अन्य मंत्रियों के रूप में विपक्ष में अन्य लोगों को जो विपक्ष में हैं उनको पद दिया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण ये होता है कि वो हर विषय पर जो घेरने लायक जो विवादित विषय होंगे या जिन पे विपक्ष सहमत नहीं होगा, सदन में मतलब संसद में उसे विपक्ष क्या करेगा, घेरेगा। और इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि अगली बार अगर विपक्ष वो रूप लेगा तो उनको जो मंत्री की पूर्वकालिक अनुभव शैडो कैबिनेट के रूप में मिला होगा वो उनके लिए फ़ायदेमंद का काम होगा और वो बेहतर रूप में कार्य कर सकेंगे। आइए देखते हैं। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है जो एक मजबूत विपक्ष की रचनात्मक क्रिएटिव भूमिका को प्रतिबिंबित करता है। इसमें कैबिनेट का गठन होते ही विपक्ष उसकी प्रतिस्पर्धा में एक छाया कैबिनेट को निर्मित करता है। प्रधानमंत्री की छाया नेता प्रतिपक्ष बन जाता है और इसी प्रकार अलग अलग मंत्रियों की छायाएं विपक्ष बनाकर संसद में उसे घेरने की रणनीति बनाता है। आइए एक बार इस विषय को देखते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार संबंधी विधान। भारत जैसे विस्तृत और विविधतापूर्ण देश में कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर के रूप में मंत्रिपरिषद का आकार एक सतत समीक्षा का विषय रहा है। समय की मांग को देखते हुए वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर निम्न सदन के कुल सदस्य संख्या का 15% आकार को मंत्रिपरिषद की ऊपरी सीमा तक तय किया गया है। दिल्ली के संदर्भ में अनुच्छेद 239A के तहत निम्न सदन के 10% संख्या से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद की सामूहिकता का अर्थ है कि कैबिनेट के फैसले सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने होते हैं। राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर उन्हें पद से हटा सकता है। किचन कैबिनेट से आशय ऐसी गैर संवैधानिक संस्था से है जो अलग अलग प्रधानमंत्रियों की कार्यप्रणाली और व्यक्तियों के आधार पर कभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होती है तो कभी अनुपस्थित दिखाई देती है। इसमें प्रधानमंत्री अपने कुछ बेहद विश्वस्त कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ मंत्रिपरिषद के बाहर के अपने सहयोगियों से महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श करते हैं तथा उसे कैबिनेट बैठकों में रखते हैं। शैडो कैबिनेट की क्या संकल्पना है भाई? ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है जो एक मजबूत विपक्ष की रचनात्मक भूमिका को प्रतिबिंबित करता है। इसमें कैबिनेट का गठन होते ही विपक्ष उसकी प्रतिस्पर्धा में एक कैबिनेट को निर्मित करता है। प्रधानमंत्री की छाया नेता प्रतिपक्ष बन जाता है और इसी प्रकार अलग अलग मंत्रियों की छायाएं विपक्ष बनाकर संसद में उसे घेरने की रणनीति बनाता है। आज हम लोग महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनको गंभीरता से समझे और देखें। इसके बाद हम संघीय कार्यपालिका के बारे में अगली कक्षा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। आप हमारे वीडियोस को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप हमें एक मार्गदर्शक के रूप में हमारा कार्य सुनिश्चित करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।